गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत में हिंदी शिक्षक के अंतर्गत कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों को सुनना व याद करना, ये है आपका अध्याय, जिसमें सर्वप्रथम हमको जानना है कहानी क्या है, उसके बाद लोक कथा तथा रोचक प्रसंग क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम हम आज जानेंगे कहानी। आज हमको देखना है कहानी क्या है। कहानी तो आप सब खुद जानते होंगे, बचपन से ही कहानियां सुनते आए होंगे, क्योंकि कहानियों का जो उद्देश्य होता है वह सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता है। कहानियों के माध्यम से हम सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते हैं, बल्कि कहानियों के माध्यम से हम शिक्षा भी प्रदान करते हैं। अर्थात कहानियां जो होती हैं वो मानव सभ्यता के अंतर्गत या मानव जीवन में जो है एक शिक्षा प्रदान करने का भी काम करती हैं। बचपन से ही जो है बच्चे कभी जो है परियों की कहानी, भूत प्रेत की कहानी, राजा रानी की कहानी, इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां सुनते हुए चले आए हैं। तो कहानियां जो होती हैं वह शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ हमें नीति या उपदेश के पाठ भी पढ़ाती हैं। या कहानियों का जो है हिंदी में आपने बहुत सारी कहानियां देखी होंगी, जैसे विष्णु शर्मा की पंचतत्व है, पंचतत्व या हितोपदेश जैसी बहुत सारी कहानियों का वर्णन जो है हिंदी के अंतर्गत किया गया है। कहानी जो है वह एक, जैसे हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य। तो कहानी जो है वह हिंदी की गद्य विधा है। कहने का मतलब कहानी का जो है वर्णन गद्य साहित्य के अंतर्गत किया गया है। तो कहानी का जो सार है या कहानी को परिभाषित करते हुए जो है चार्ल्स बैरेट ने कहा है कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना होती है। कहानी एक लघु वर्णनात्मक मतलब एक छोटी रचना होती है, जिसका जो है वास्तविक जीवन में कलात्मक रूप से प्रस्तुत, जिसको जो है या कहानी को वास्तविक जीवन में कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो कहानी का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वह मनोरंजन करना होता है। कहानियों को जो है या कहानियों का उद्देश्य होता है कि छात्रों को या बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास करें, मतलब नई नई चीजों का विकास करना या नई नई चीजों को सीखना, उन्हें नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाना, सदाचार के पाठ पढ़ाना, या बच्चों की कल्पना शक्ति का, स्मरण शक्ति का विकास करना। इन सब चीजों को जो हम कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर या इन सब चीजों का विकास कर सकते हैं। लेकिन कहानी की भाषा जो होती है वह सरल होनी चाहिए। कहने का मतलब कि यदि हम किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो जिस शब्द का हम प्रयोग करें वह भाषा सरल होनी चाहिए, वह शब्द सरल होने चाहिए, जिससे कि बच्चों के समझ में भी आ जाए। इस कहानी सुनने से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अर्थात जितने भी शब्दों को हम सुनेंगे, जितने ज्यादा कहानियों को सुनेंगे, उतनी ही ज्यादा नई नई चीजों को हम अपने अंदर सीखेंगे, अपने जीवन में उस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे। तो जो एक अच्छी कहानी होती है वह, उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कहानियां जो है एक वार्तालाप का माध्यम होती है या वार्तालाप से युक्त होती हैं। जैसे आपस में हम बातचीत करते हैं, किसी भी विषय पर हम बात करने लगे, जैसा कि कहानियों में हमने आपको बताया था कि कहानी जो है बहुत सारी चीजों से संबंधित होती है, राजा रानी से संबंधित हो या भूत प्रेत से हो या किसी महान पुरुष से ही संबंधित हो, तो किसी के बारे में भी हम कहानी जो है बता सकते हैं। तो ये जो एक अच्छी कहानी होती है उनमें यह गुण होता है कि वह वार्तालाप या संवाद से युक्त होती है, और कहानी जो होती है वह किसी न किसी घटना से अवश्य जुड़ी होनी चाहिए। जैसे यदि हम किसी घटना से जुड़ी हुई कहानी बच्चों को सुना रहे हैं तो वह ज्यादा रोचकता उत्पन्न करती है, बच्चों के अंदर ज्यादा जो है रुचि उत्पन्न होती है। तो कहानी जो होनी चाहिए उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, शब्द जो हो
वो सरल हो, किसी घटना से संबंधित होनी चाहिए। किसी घटना से संबंधित रहेगी तो हमें बच्चों को कहानी सुनाने में या बच्चों को कहानी सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। और कहानी का शीर्षक जो होना चाहिए वो छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। यदि कहानी बहुत बड़ी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा जो है रोचकता बच्चों को कम आती है। कहने का मतलब कहानी भी आयु के अनुसार ही सुनानी चाहिए। इससे यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको हमें छोटी छोटी कहानियां सुनानी चाहिए। और जो एक अच्छी कहानी हो या किसी महापुरुष की कहानी हो तो हमें जो है बच्चों को सुनाने के बाद जो है उनमें देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ उस महापुरुष से संबंधित जो है या उस महापुरुष के विचार वो बच्चा जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य ही होता है कि जिन चीजों को हम उनको बता रहे हैं या बच्चों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ वो अवश्य सीखें। क्योंकि कहानियों का यदि वर्गीकरण किया जाए या कहानियों को बांटा जाए तो कहानियां जो है 4 प्रकार की होती हैं। कहानी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। इसमें से पहला होता है आपका घटना प्रधान कहानी। घटना प्रधान कहानी। और दूसरा है समस्या प्रधान कहानी। समस्या प्रधान कहानी। और अगला है मनोवैज्ञानिक कहानी। मनोवैज्ञानिक या इसे भाव प्रधान कहानी भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानी। और चौथा है चरित्र प्रधान कहानी। चरित्र प्रधान कहानी। तो इस प्रकार आपने देखा कि कहानी जो है 4 प्रकार की होती है। घटना प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी, मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानी और अगला है चरित्र प्रधान कहानी। तो नाम से ही आप देख रहे होंगे कि घटना प्रधान कहानियों में या घटना प्रधान कहानी जो होती है वह किसी न किसी घटना से अवश्य संबंधित होती है। यदि किसी घटना से संबंधित कहानी हम बता रहे हैं तो वह घटना संबंधित कहानी कहलाएगी। यदि हम किसी समस्या के बारे में बच्चों को कहानी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सर्वप्रथम बच्चों को बता रहे हैं कि हाँ आज के जमाने में जो है हम भोजन को पका के खा रहे हैं या जो है आज की सुविधाओं को बता रहे हैं, तो पिछले समय में या इसके पहले हमने कौन कौन सी समस्या भुगती है या हमारे साथ जो है क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो इनसे संबंधित यदि हम कोई कहानी बच्चों को बता रहे हैं तो वह हमारी समस्या प्रधान कहानी कहलाएगी। मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानी। मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानियों के अंतर्गत इस प्रकार की कहानियों में मानव आचरणों या मानव चरित्रों को या मन के भावों को जो है अभिव्यक्ति कहानी के माध्यम से यदि की जाती है तो वह मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानी कहलाती है। और चरित्र प्रधान कहानी जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र को उजागर किया जाता है, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया जाता है, तो इस प्रकार की कहानियों के अंतर्गत जो है या चरित्र प्रधान कहानियों के अंतर्गत इस प्रकार कहानियां आती हैं। तो आपने जो है कहानियों को देखा कि कहानी 4 प्रकार की हो गई है। अब कहानियों को बच्चों के जीवन में या हमारे जीवन में महत्व क्या होता है? कहानियां सुनने से हमें कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लाभ हो रहा है तो कौन कौन सा है? जैसे यदि कोई बच्चा कहानी सुनता है तो उसके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। सामान्य ज्ञान में वृद्धि का मतलब हुआ कि यदि हम कहानी कोई बता रहे हैं तो जिस क्षेत्र से संबंधित कहानी हम बच्चों को बताएंगे उस क्षेत्र में बच्चों की रुचि भी अधिक होगी और जो है उस प्रकार की जानकारियों का भी अत्यधिक विकास होगा। और कहानी से बच्चों के अंदर तर्क शक्ति का भी विकास होता है। बच्चा जो है जब कहानी सुनता रहता है तो बीच बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि वो कुछ न कुछ प्रश्न पूछता रहता है और एक जिज्ञासा बनी रहती है ना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इस कारणवश बच्चा जो होता है वो कहानियों में बीच बीच में कुछ न कुछ पूछता
अवश्य रहता है। कहानी जो होती है वह जो व्यक्ति कहानी कहता है और जो सुनता है उनके बीच में एक घनिष्ठता लाता है या संबंध जो है मधुर बनाता है। कहानी के माध्यम से आपसी जो है संबंध भी बढ़ता है। और कहानी जो होती है वो, जैसे आपने कहानी गद्य साहित्य की एक विधा है उपन्यास, तो उपन्यास क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो कहानी जो होती है वो उसी उपन्यास का छोटा रूप होता है। उपन्यास का ही एक लघु वर्णन करना ही कहिए कहानी कहलाती है। कहानी द्वारा बालकों को जो है शब्दों का, मुहावरों का हम ज्ञान भी करा सकते हैं। कहानियों के माध्यम से बीच बीच में हम मुहावरों का भी प्रयोग करते रहे, नए नए शब्दों का भी प्रयोग करते रहे, तो बच्चों के अंदर नए नए शब्दों का विकास भी होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कहानी शिक्षण की विधियां, या कहानी सीखने के लिए या कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमें किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। किसी बच्चे को यदि हम कहानी सुना रहे हैं तो उसके अंतर्गत हमें किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हम देखेंगे कहानी शिक्षण की विधियां, शिक्षण की विधियां। तो सर्वप्रथम कहानी शिक्षण की विधियों के अंतर्गत हम देखेंगे वार्तालाप। पहला है वार्तालाप। कहानी के अंतर्गत हम सर्वप्रथम पहली शिक्षण विधि होती है वो होती है वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब हुआ कि यदि मौखिक कार्य करने के लिए बालक के विचारों को या भाषाओं को समझने के लिए हम जो व्यक्ति कहानी कह रहा है या जो सुन रहा है उसके बीच में पहले आपस में बातचीत होनी चाहिए या वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप के माध्यम से हम किसी बच्चे को जो है किसी या शिक्षक जो है बच्चों को पशु पक्षी की कहानी, राजा रानी की कहानी या परियों की कहानी, इस प्रकार की कोई ना कोई कहानी जो है उचित भाव के साथ साथ जो है उसमें रोचकता उत्पन्न करते हुए बच्चों को कहानी सुनाना चाहिए। आपस में बातचीत करते करते ही हम किसी न किसी विषय को या किसी न किसी जो है टॉपिक को कहानियों के माध्यम से बच्चों को बताते रहें। और इसके बाद दूसरा है चित्र विधि। चित्र विधि के अंतर्गत होता है हम सर्वप्रथम बच्चों को जो है किसी कहानी से संबंधित चित्रों को दिखाते हैं। चित्रों को दिखाने के बाद उनसे कहेंगे कि इसमें नए नए वाक्य बनाएं। जब वो नए नए वाक्यों को बच्चा बना लेता है तो उसी को हम कहानी का रूप देते हैं। कैसे? उन्हीं वाक्यों को जोड़िए। जोड़ने का मतलब ऐसे वैसे नहीं, क्रम से। जब हम किसी भी वाक्य को क्रम से जोड़ेंगे तभी तो वो कहानी का रूप लेगा ना। तो सर्वप्रथम बच्चों को पहले चित्र दिखाएंगे। चित्र दिखाने के बाद उन चित्रों के जो चित्र बच्चों ने देखा या बच्चे ने देखा उसी के आधार पर हम वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। जब वाक्य बन जाएगा तो उनको क्रम से प्रस्तुत करना, क्रम रूप से प्रस्तुत कर ही कहानियों का निर्माण किया जाता है या कहानी सुनाया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम अध्यापक को कुछ न कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चे जो है कहानी की संरचना कर पाए, या कहानी के चित्र जो है बच्चों को पहले दिखा दिया जाए। जो जिस कहानी को हमको बच्चों से बनवाना है या जिस कहानी को सुनाना है उसका चित्र हम पहले बच्चों को दिखा दें, या जो है उससे संबंधित या उस कहानी से संबंधित किसी पात्र के बारे में या उससे संबंधित घटना के बारे में कुछ न कुछ जानकारी पहले दे दें या उनसे प्रश्न पूछ लें। इस प्रकार से जो है चित्र विधि का वर्णन जो है कहानी शिक्षण विधियों के अंतर्गत किया गया है। अगला है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर विधि, जब हम किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि जो कहानी हम बच्चों को बता रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न भी पूछते रहें। प्रश्न पूछने से क्या तात्पर्य होगा कि यदि हम
कहानी बताते जाए बच्चे को, और बच्चा वह कहानी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? उसी बीच में प्रश्न पूछकर। जब हम उस कहानी से संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं, यदि बच्चा उसका जवाब दे देता है, तब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, यह बच्चा हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग जो है शिक्षण के अंतर्गत या कहानी शिक्षण के अंतर्गत इसीलिए किया गया है ताकि बच्चों का मूल्यांकन भी बीच में किया जाता है। उसके बाद है कहानी कथन विधि। चौथा है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि, इस विधि के अंतर्गत जो है कहानी कथन के विधि बच्चों के अंदर जो है या किसी भी बच्चे के अंदर कभी ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाए कि हमें कहानी सुनाइए और हमको जो है कहानी उसमें कोई याद नहीं है, हम नहीं सुना पा रहे हैं। तो चूंकि हम भाई स्वभाव से हमारे बच्चे परिचित है कि हम उसको प्रतिदिन कहानी सुना रहे हैं, तो किसी न किसी नई कहानी को जोड़कर या अपने हम स्वभाव के अनुरूप ही अपनी ही कहानी उसको जो है कुछ न कुछ अपने जीवन के वृत्तांत को थोड़ा बहुत सुनाने लगते हैं, तो वह कहानी कथन के अंतर्गत आ जाती है। यह सिर्फ मौखिक रूप से ही होता है, इसका जो है इस कहानी कथन विधि का प्रयोग केवल मौखिक रूप से ही होता है या छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त होती है। इसके बाद होता है गहन अध्ययन विधि। अगली विधि है गहन अध्ययन। गहन अध्ययन मतलब गहन का मतलब अत्यधिक या एक सामान्य से भी अधिक जो है अध्ययन करना। इस गहन अध्ययन के बीच का अर्थ है कहानी में आए कठिन शब्दों का या कठिन मुहावरों का जो है हम विश्लेषण करते हुए कहानी सुनाए, या कि या कहानी में जो भी मुहावरे या लोकोक्तियां आए हैं उनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो है कहानी को सुनाना। यह विधि जो होती है वो उच्चतर कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। गहन अध्ययन जो होता है वो निम्न कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उच्च कक्षाओं में ही गहन अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य विधियां हैं। अन्य विधियों के अंतर्गत हम देखेंगे अन्य विधियां। तो कहानी शिक्षण की अन्य विधियों के अंतर्गत हम देखेंगे कभी कभी जो होती है कि कोई कहानी अधूरी होती है, उसे हमें पूरा करना होता है। कहानी का कोई भाग थोड़ा सा दे देते हैं, उसको बच्चों से कह दिया जाता है इसे पूरा करिए। तो अधूरी कहानी पूर्ति विधि होती है वो अन्य विधियों के अंतर्गत ही आती है। या उसके बाद होता है दृश्य दिखाकर, कार्टून दिखाकर या अभिनय द्वारा या किसी विशेष घटना से संबंधित कहानी सुनाकर। तो इस प्रकार की जो कहानियां होती हैं वो सब अन्य विधियां होती हैं इसके अतिरिक्त, जिसमें वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि, गहन अध्ययन विधि के बाद जो विधियां होती हैं अन्य विधियां जो है इन्हीं विधियों के अंतर्गत है कि हम बच्चों को जो है कोई नया चित्र दिखाएं या दृश्य दिखाएं, दृश्य दिखाते हुए उस दृश्य से संबंधित प्रश्न पूछें, उस दृश्य से संबंधित कोई कहानी सुने बच्चों से ही, कि जो चित्र हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं फिर कह दें कि हाँ बेटा तुम इस चित्र से संबंधित कोई कहानी हमें सुनाओ। या बच्चों को कार्टून दिखा दें, कार्टून क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो कार्टून दिखाएं। उसके बाद उस कार्टून में जो भी जो है पात्र थे उन्होंने कौन सी कहानी बताई उन्होंने या क्या प्रस्तुत किया, अब हम उसी बच्चे से जो है स्वयं सुने। उसके बाद अभिनय के माध्यम से, अभिनय का मतलब समझ रहे होंगे, एक नाटक, जैसे कोई नाटक प्रस्तुत कर दें हम किसी बच्चे के सामने और उससे फिर वही उस कहानी को सुने या समझे, या किसी विशेष घटना के बारे में चर्चा कर दें। बच्चे से अपने घर के या गांव के आसपास जो है बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, उन घटनाओं को भी कहानी के रूप में प्रस्तुत करके हम बच्चों को सुना सकते हैं। तो इस प्रकार आज आपने जो देख लिया कहानी शिक्षण की विधियां।
अब कहानी सुनते समय या सुनाते समय जो अध्यापक कहानी सुना रहा है और जो बच्चा कहानी सुन रहा है, तो कहानी सुनते या सुनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कहानी सुनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, हम ध्यान देंगे। कहानी सुनते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं। कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो कहानी सुनाते समय सबसे पहले अध्यापक को कहानी की विषय वस्तु या भाव आदि को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। कहानी के भाव की पहला है कि कहानी का जो भाव हो, कहानी के भाव की स्पष्ट भाव का स्पष्ट ज्ञान होना। जो कहानी हम बच्चों को सुना रहे हैं उसके बारे में सर्वप्रथम अध्यापक को भली भांति जानना या समझना चाहिए। उस कहानी का जो विषय वस्तु हो या उस कहानी का क्या भाव है, इसके बारे में अध्यापक स्वयं पहले भली भांति समझ ले, उसके बाद ही बच्चों को कहानी सुनाना चाहिए। कभी कभार होता क्या है कि हम कहानी शुरू कर देते हैं बच्चों को सुनाना, लेकिन थोड़ा सा हमारे मस्तिष्क से हट गया रहता है, तो आगे की कहानी का सार या आगे की कहानी का भाव क्या है वो हम बच्चों को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते। तो सर्वप्रथम अध्यापक को ही उस कहानी के भाव को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और कहानी का उतार चढ़ाव जो हो, उतार चढ़ाव सामान्य होना चाहिए। उतार चढ़ाव सामान्य होने का मतलब होता है कहानी की सुनाने की गति जो होती है ना ही बहुत ज्यादा तीव्र होनी चाहिए और ना ही बहुत निम्न होनी चाहिए या बहुत धीमी। कहने का मतलब एक सामान्य गति से अध्यापक को कहानी सुनानी चाहिए। उस सुनाने का तरीका जो हमारे हो एक कहने का मतलब सामान्य स्तर का होना चाहिए। उसके बाद कहानी सुनाते समय वक्ता जो होता है उसका हाव भाव का भी प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब यदि हम किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सुनाते समय हमारे चेहरे का हाव भाव जो हो वो भी स्पष्ट होना चाहिए। या हम जो है कहानी सुनाते समय एकाग्र मन से न कहानी सुनाएंगे तो बच्चों की रुचि जो होती है वो कहानी के अंदर नहीं उत्पन्न हो पाती है। और अगला है भाषा सरल होनी चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग वक्ता का या अध्यापक की भाषा जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए। जिस कहानी को हम सुना रहे हैं उसमें कठिन शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। या हमारे कहानी के बीच में कठिन शब्द आ भी जा रहे हैं तो उनको हम सरल भाषा में परिवर्तित करके ही बच्चों को कहानी सुनाएं। यदि शिक्षक ही जो है कहानी के शब्दों के शब्दों को सरल करके नहीं बच्चों को सुनाएगा तो बच्चों को कहानी में रुचि नहीं आएगी या बच्चे कहानी जो है नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद जो है कहानी सुनाते समय घटनाओं के क्रम का भी ध्यान देना चाहिए। कहानी सुनाते समय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होना चाहिए। कहने का मतलब मान लीजिए हम राजा राम की कहानी किसी बच्चे को सुना रहे हैं तो जैसे राजा राम के जन्म के बारे में हमने उनको बताया, उसके बाद हम
मान लीजिए उनकी शिक्षा दीक्षा या उनके विवाह की कहानी छोड़ दे बीच में, और उसके बाद हम जो है उनके बन जाने की कहानी बताने लगे, फिर कहीं जो है उनके फिर लौट के आए विवाह की कहानी बताने लगे, तो इस प्रकार से यदि हम किसी बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो बच्चा जो है इस कहानी को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएगा। तो हमें क्रम का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस कहानी को हम सुना रहे हैं उसको क्रमबद्ध रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अब आज की कहानी में जो है आज के वीडियो में आपको हमने कहानी बताया, कहानी के प्रकार बताया, कहानी शिक्षण की विधियां बताई, एक अच्छी कहानी के जो है गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको जो है लोक कथा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए